नमस्कार साथियों। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी का कैसे शुरुआती जीवन व्यतीत होता है। महात्मा गांधी कैसे अपनी जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन है भारतीयों के लिए, वहाँ के अश्वेत लोगों के लिए चलाए थे, संचालित किए थे और सफल भी उनको करके दिखाया था। साथ ही हमने उसके बाद डिस्कस किया था कि कैसे भारत में आकर के वो राष्ट्रीय आंदोलनों में भूमिका निर्वाह करते हैं, अपनी अपनी भूमिका का महत्वपूर्ण तरीके से निर्वहन करते हैं। और साथ ही हमने ये पढ़ा था कि कैसे उन्होंने शुरुआती किसान श्रमिक आंदोलनों में योगदान दिया। उसके बाद भारत में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े बड़े आंदोलनों में योगदान दिया। और भारत विभाजन के खिलाफ उन्होंने नोआखाली जो है, इस विभाजन को रोकने के लिए, इस विभाजन के समय होने वाली हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने नोआखाली जैसे लोग अलग अलग दूरस्थ इलाकों की यात्राएं भी की। तो साथ ही यहाँ पे हमारा डिस्कशन जो है शुरुआती चीज़ों पर हो चुका है। आज का डिस्कशन हमें इस महान विभूति के बड़े बड़े सिद्धांतों को लेकर के हमें कुछ रचनाएं देखने को मिलती हैं कि वो जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के, कि कौन सा उनका सत्याग्रह का सिद्धांत है, कौन सा उनका अलग अलग सविनय अवज्ञा का सिद्धांत है, तो वो किन किन किताबों में, किन किन सोर्सेस में मिलता है। वो किताबें महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सी लिखी हैं, कौन कौन सी उनकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी उनकी पत्रिकाएं हैं और कौन से उनके आश्रम हैं जहाँ पे वो सभी लोगों को संगठित करके अपनी शिक्षा दीक्षा से परिचित कराते हैं। कैसे वो सत्याग्रह का पाठ पढ़ाते हैं हर एक व्यक्ति को, कैसे वो अहिंसा के मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं। तो इन सब के बारे में आज हमारा डिस्कशन इन पे होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ गांधी जी के जन्म के बारे में, बाल विवाह के बारे में, पढ़ाई शिक्षा के बारे में। उसके बाद अगर हम आगे बात करें इंग्लैंड में शिक्षा उनकी कैसी हुई, भारत में वापसी कैसी हुई, दक्षिण अफ्रीका में क्या करते हैं। उसके बाद देखो दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने के काम थे वो आपको पता होना चाहिए। सिंपली यहाँ पे कुछ बातें आपको फिर से मैं रिपीट करूंगा। अगर हम सबसे पहले बात करें तो उनके साथ स्टेशन में क्या हुआ, पीटर मार्ट्सबर्ग स्टेशन पे उनके साथ एक बहुत ही गलत गतिविधि हुई, बहुत ही गलत उनके साथ व्यवहार हुआ। उनको फर्स्ट क्लास का जो टिकट है उस का होने के बावजूद भी उनके फर्स्ट क्लास डिब्बे से उनको बाहर फेंक दिया जाता है। साथ में इस इसी चीज को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हो, दुनिया में जो एक अश्वेत के खिलाफ एक जो माहौल बना हुआ है उसमें वो लोगों को इकट्ठे करते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसमें भारतीयों को, अश्वेतों को इकट्ठा करके उनका एक समूह बनाते हैं। ये 1894 में किया था। उसके बाद एम्बुलेंस कॉर्प्स बोअर युद्ध में भी वो सपोर्ट करते हैं 1899 में। ये इसमें वो मानवता का एक परिचय देते हैं, कैसे वो इंसानियत के नाते चाहे हमारा विरोधी हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, हम सबका यहाँ पे मानवता के रूप में सबका यहाँ पे क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। इंडियन ओपिनियन और फिनिक्स आश्रम जैसे यहाँ पे पत्रिकाएं और आश्रम जैसे यहाँ पे स्थापना करवाई इन्होंने। फिनिक्स आश्रम का डेट यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में करवाई गई थी। तो किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी की द्वारा। कहाँ पे करवाई गई थी, तो ये हो जाएगी, हमें पता होना चाहिए कहाँ पे करवाई थी, जोहान्सबर्ग, ठीक है, माफ कीजिएगा डरबन में करवाई थी, ठीक है, तो डरबन में ये करवाई गई थी, पहली बस्ती थी ये। उसके बाद सर्वोदय वगैरह की यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला सत्याग्रह ब्लैक एक्ट के रूप में वो दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत करते हैं। ब्लैक एक्ट क्या था, ये ब्लैक एक्ट आपको पता होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन कार्ड जैसा था, भारतीयों के लिए रखना मैंडेटरी था, उनकी आईडी कार्ड के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। एक प्रकार से भेदभावपूर्ण था, सिर्फ भारतीयों को रखना जरूरी था, बाकियों को नहीं था, अंग्रेजों को नहीं था। तो इस वजह से भेदभावपूर्ण था, इसका विरोध करते हैं वो। साथ में रजिस्ट्रेशन कार्ड जलाना, मीर आलम का पर हमला, इस तरीके से जो है, इस मीर आलम का जो हमला होता है, गांधी जी ने किस प्रकार से आंदोलन को वापस लिया, तो मीर आलम जो है उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस तरह की घटनाएं वहां पे देखने को मिलती है। फिर भी वो डटे रहते हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। टॉलस्टॉय फार्म 1910 में स्थापित करवाया था, ये उन्होंने जोहान्सबर्ग में स्थापित करवाया था। उनके दोस्त थे हरमन कालनबाख, जो उनको मुफ्त में यहाँ पे जमीन देते हैं और वहाँ पे ये टॉलस्टॉय फार्म स्थापित करवाते हैं। द ग्रेट मार्च होता है, 3 पॉट टैक्स का विरोध होता है। ग्रेट मार्च हुआ था उनका, एक प्रकार से जो 3 पॉट टैक्स लिया जा रहा है और यहाँ पे जो भारतीय लोगों या भारतीय जोड़े हैं उनकी जो शादी है हिंदू पद्धति से हुई है, सनातन पद्धति से हुई है, उसको कहीं कि अवैध ठहराना, इसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था या विरोध किया था। चलिए, इसके बाद हमने स्मर्ट्स गांधी समझौता पढ़ा था, भारत में उनकी वापसी कैसे होती है। भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को। फिर यहाँ पे आपको पता है इसके बाद भारत में शुरुआत करेंगे वो भारत में सत्याग्रहों की, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा था खेड़ा चंपारण सत्याग्रह, जो कि आपको पता है गुजरात में होता है, माफ कीजिएगा बिहार में होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था अहमदाबाद, जो 1918 में गुजरात में होता है। फिर उसके बाद खेड़ा, जो कि गुजरात में होता है, ये खेड़ा भी गुजरात में होता है। तत्पश्चात यहाँ पे एक और भी आंदोलन जो महत्वपूर्ण हो जाता है और ज़्यादा इसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह 1919 में किया था, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिलता है, जिससे बहुत ज़्यादा क्या है, रोष उत्पन्न होता है।
असहयोग आंदोलन की एक बहुत विभीषिका भी देखने को मिलती है, लेकिन वही चौरी चौरा घटना की वजह से यहाँ पे इस आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा मिलता है, फिर उसके बाद हमें मिलता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, चलो ये हमने कहानी पढ़ी है। इसके बाद हमें आज पढ़ना है, डिस्कशन करना है कि गांधी जी आखिर जो भारतीयों को शिक्षा दे रहे थे, कि गांधी जी जो है अगर अपनी सिद्धांतों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बातों से पूरे भारत समाज को, पूरी भारतीय नागरिकों को यहाँ पे अगर साक्षर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, तो कुछ यहाँ पे संगठित तरीके से प्रयास होने चाहिए। ऐसे में या तो वो कुछ पुस्तिकाओं की, पत्रिकाओं की रचना करें, या फिर वो यहाँ पे कई सारे आश्रमों की स्थापना करें जहाँ पे लोग आए, इकट्ठे हों, वहाँ पे उनकी विचारधारा से परिचित हों, गांधी जी की विचारधारा को अनुगमन करें। गांधी जी कुछ ऐसी बातें, नैतिक मूल्यों पर फोकस करना चाहते थे या कर रहे थे, जिससे वो चाहते थे कि अगर ये हर भारतीय अगर फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा समाज बना करके रख देंगे, और जिससे आज़ादी भी प्राप्त करना एक सही और सही दिशा में हम उसको आज़ादी प्राप्त कर पाएंगे, और सही दिशा में सही तरीके से भी आज़ादी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अब गांधी जी का आपको पता है, मानते थे कि गांधी जी की लक्ष्य प्राप्त करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। अगर लक्ष्य प्राप्त हो भी जाता है लेकिन तरीका बहुत बुरा रहता है, घटिया रहता है, तो वो लक्ष्य सही नहीं होगा। वो लक्ष्य की जो पवित्रता है उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर देगा, मटिया मेट कर देगा। ऐसे में जरूरी क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो तरीका है, वो भी सर्वोत्तम होना चाहिए, उचित होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे आप लोगों को याद रखनी है कि कई आश्रमों की स्थापना करवाते हैं। उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से आश्रम स्थापित करवाए उन्होंने। तो सबसे पहले आपको फिनिक्स आश्रम में बता चुका हूँ, फिनिक्स आश्रम 1904 में, जो कि कहाँ पे स्थापित करवाया था, डरबन में। और डरबन में वो पहले आश्रम के तौर पर यहाँ पे स्थापित करवाते हैं। ठीक है, अब डरबन में जब इन्होंने आश्रम स्थापित करवाया तो वहां पे लोगों को इकट्ठा करके, ठीक है, वहां पे क्या कर रहे थे, लोगों को इकट्ठा करके समझा रहे थे। लोगों को क्या किया इन्होंने, इकट्ठा किया यहाँ पे लोगों को। ठीक है, इकट्ठा करते हैं कि देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है चीजों को इकट्ठा होकर के एक संगठित रूप से समझना है। तुम्हें कौन कौन सी बातें यहाँ पे अच्छी लगती हैं, कौन सी बातें बुरी लगती हैं, इन सब का विचार विमर्श करना है एक जगह संगठित होकर के। जब बहुत सारे लोग एक जगह संगठित होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, उनमें बातचीत होती है, फिर उनमें कहीं क्लैशेस होते हैं, कहीं सारे एक रूपताएं भी होती हैं, लेकिन बहुरूपताएं भी होती हैं, समरूपता के साथ साथ विरूपता भी होती है। तो यहाँ पे विपरीत और समरूप जो एक विचार है, उनका घोलमेल, यहाँ पे मिश्रण होना चाहिए। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, वो कहीं ना कहीं सबके भले के लिए होगा। तो गांधी जी ने यहाँ पे आश्रमों के माध्यम से एकीकृत करने का यहाँ पे जो उद्देश्य था, सभी लोगों को एकीकरण करने का उद्देश्य था। सभी जो बिखरे हुए हैं उनका सबसे पहले एकीकरण करना जरूरी है, फिर जाकर ये क्या होगा, फिर जाकर के समस्या का समाधान होगा। और फिर समस्या को समझेंगे, समस्या समाधान होगा। समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समस्या समाधान के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, एकीकरण होंगे, समाधान करेंगे। उसके लिए जरूरी है विद्रोह करना। समस्या समाधान के लिए विरोध करना जरूरी है। विरोध कैसे करेंगे, हम सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। और क्या यूज करेंगे, अहिंसा का तरीका यूज करेंगे, किसी से झगड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो इन तरीकों के माध्यम से वो क्या कर रहे थे, आश्रमों की स्थापना, मेन मुख्य रूप से यहाँ पे आश्रमों की स्थापना के माध्यम से ये तरीके अपना रहे थे कि एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक प्रक्रिया होना चाहिए कि हमने एकीकरण किया, समस्या का समाधान हमने कहीं ना कहीं समझा कि ये समाधान हो सकता है, उसके लिए हमने क्या किया, विरोध का सहारा अपनाया। उसमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सत्याग्रह अपना सकते हैं और अहिंसा का मार्ग अपना सकते हैं। और फिर जाकर के हृदय परिवर्तन के माध्यम से हम अपनी जो है बात रखें, कहीं ना कहीं माध्यम से अपनी जो है हर मांग को पूरा करवाएंगे। तो ये उनका तरीका था। ठीक है, डरबन में कुछ मील दूरी पर उन्होंने ये आश्रम स्थापित करवाया था। चलिए, तो बात हमें समझ में आ गई, एक कृषि बस्ती के रूप में था जिसे गांधी जी ने स्थापित करवाया। उसके बाद क्या होता है, पहला आश्रम था। ये बात आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी तरीके से पूछी जा सकती है कि गांधी जी का पहला आश्रम क्या था। फीनिक्स आश्रम कहाँ पे था, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में था। कब स्थापित करवाया गया, 1904 में स्थापित करवाया गया। ठीक है, और इसमें जो है आत्मनिर्भरता की बात है, सादे जीवन के सिद्धांत, कि एक इंसान जो है अपना दिनचर्या का सुबह उठने से लेकर के रात के सोने के पहले पहले तक हर काम खुद करेगा, स्वयं करेगा। तो स्वयं काम करने से क्या होता है, एक इंसान की जो इंपॉर्टेंस होती है ना, मतलब दूसरे इंसान की जो इंपॉर्टेंस है, जो दासों की इंपॉर्टेंस है, जो गुलामों की इंपॉर्टेंस, जो व्यक्ति शोषण कर रहा होता है ना, उसको सामने वाले व्यक्ति की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, उसका महत्व समझ में आता है उसको। जैसे अगर मैं किसी की यहाँ पे कोई उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं किसी और के ऊपर अपना काम का जो बोझ है उसके ऊपर डाल रहा हूँ, तो मैं जब खुद मेरे साथ खुद जो बुरा बर्ताव होगा, या मेरे साथ खुद कोई मेरे ऊपर काम का जो है बोझ डालेगा, तब मुझे रियलाइज होगा कि हाँ, एक मानव है, उसको दूसरे मानव के साथ किस तरीके का व्यवहार रखना चाहिए। इसकी जो शिक्षा है वो तभी मिल पाएगी जब मैं आत्मनिर्भर होऊंगा, जब मैं खुद अपने स्वयं के काम स्वयं करूंगा।
सादा जीवन, उच्च विचार वाले सिद्धांत यहाँ पे थे उनके कि इस प्रकार की जीवन यहाँ पे हमें जीवनचर्या या जीवन प्रक्रिया हम अपनाएंगे। और साथ में यहाँ पे व्यक्तिगत श्रम, यानी आश्रमवासी ज्यादातर व्यक्तिगत श्रम करेंगे, आपसी सहयोग करेंगे, और इसी आधार पर वो जो है, जो एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जैसे काम करना अलग अलग, खाना बनाना अलग अलग, साफ सफाई करना, ये सब वो खुद करते थे वहां पे। तो ये आश्रम की महत्ता थी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो अगला आश्रम उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित करवाया था वो था टॉल्स्टॉय फार्म। कौन सा था? टॉल्स्टॉय फार्म। इस टॉल्स्टॉय फार्म के साथ अच्छी बात ये थी यहाँ पे कि यहाँ पे उनको जो जमीन दी थी, यहाँ पे उनके एक मित्र थे, क्या नाम था उनका? जमीन थी हरमन कालनबाग, ठीक है। हरमन कालनबाग जो है, इनके एक मित्र थे, उन मित्र साहब ने, ठीक है, उनके मित्र ने यहाँ पे ये जमीन दी थी। कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। गांधी जी को ये जमीन दी, जगह दी, वहां पे उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित करवाई। जगह कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में है, ठीक है। ये ऐसे फैक्ट्स आपको एग्जाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि इस पे ऐसे क्वेश्चंस जरूर आए हैं कि काल क्रमानुसार इन आश्रमों को व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा आश्रम पहले बना, फिर कौन सा आश्रम बना। तो आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन आप पे समझ में आ रही है कि पहले फीनिक्स आश्रम बना, उसके बाद टॉल्स्टॉय आश्रम बना 1910 में। हमने देखा यहाँ पे रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय के नाम पे रखा गया, ये काम की बात है। अब लियो टॉल्स्टॉय के नाम पे यहाँ पे रखा गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक बात तो होगी। यहाँ पे ये थी कि सामुदायिक आश्रय स्थल के रूप में इसको सामूहिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था कि सब समूह में रहेंगे तो समूह की महत्ता को समझेंगे। समूह की महत्ता को समझेंगे ना, तो समूह में इकट्ठा होकर के कैसे काम किए जाते हैं, कैसे आगे बातें जो है, हर एक बात का हमें जो है, समस्या का हमें सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, समूह में कैसे हम काम करेंगे, तो इन सब का हमें संगठित होकर के एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कहने की बात यह है कि एक संगठन में कैसे अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे अलग अलग समस्याओं को समझा जाता है, फिर उन समस्याओं को निदान किया जाता है, सब मिल के एकीकृत होकर के कैसे हर एक समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये बातें यहाँ पे टॉल्स्टॉय फार्म के माध्यम से सिखा रहे हैं। जबकि आत्मनिर्भरता का संदेश कहाँ से दिया जा रहा है? फीनिक्स आश्रम से दिया जा रहा है। फीनिक्स आश्रम सादा जीवन और आत्मनिर्भरता के लिए बनाया गया था। यहाँ पे टॉल्स्टॉय फार्म का यहाँ पे उद्देश्य क्या रहता है उनका, कि यहाँ पे एक व्यक्ति को अपने समूह में कैसे संगठित होकर के काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और कैसे जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, जो सहजीवी संबंध है, वो कैसे एक दूसरे के साथ हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, इन सब की जानकारी यहाँ से दी जाती है। कैसे फिर सत्याग्रह की जो भावना है उसको सफल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की यहाँ पे टॉल्स्टॉय फार्म में चीजें सीखने को मिलेंगी। अब जो अगला आश्रम है वो हमें पता होना चाहिए, वो मिल देंगे हमें भारत में। दो आश्रम है, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। पहला है फीनिक्स आश्रम, जो कि कहाँ है? डरबन में। जो किसने स्थापित करवाया था? महात्मा गांधी ने। किस लिए? आत्मनिर्भरता के लिए। और यहाँ पे किसके लिए? आत्मनिर्भरता और सादा जीवन जीने के लिए। सादा जीवन जीना कैसे होता है इसको सिखाने के लिए। दूसरा यहाँ पे आश्रम होता है, फीनिक्स आश्रम के बाद दूसरा आश्रम होता है टॉल्स्टॉय आश्रम, जो कि यहाँ पे जोहान्सबर्ग में था, दक्षिण अफ्रीका के। और यहाँ पे उन्होंने सामूहिक गतिविधियों को, सामूहिक एकीकरण को यहाँ पे उसकी शिक्षा देने का काम किया। कैसे एक व्यक्ति समूह में काम करेगा, संगठित रहेगा, और अपनी जो है एक जो सहजीवी संबंध है, एक दूसरे पर निर्भरता है। कैसी निर्भरता? मतलब एक साथ काम करने की निर्भरता, जिससे लोग आपस में जो एक बैर वाला भाव है, मतभेद वाला भाव है, उसको कैसे दूर कर सकें, इसको उन्होंने यहाँ पे क्या है, टॉल्स्टॉय फार्म के माध्यम से रखा था। टॉल्स्टॉय कौन है? रूसी लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हरमन कालनबाग इनको यहाँ पे जगह देते हैं महात्मा गांधी को, जहां पे उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित करवाया। अब भारत के आश्रम पढ़े तो भारत में मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए 3 आश्रम यहाँ पे देखे जाते हैं। पहला कोचरब आश्रम, ठीक है। अब आप बोलोगे कोचरब आश्रम तो नहीं था, पढ़ा नहीं था, लेकिन हम इसको भी देखेंगे। दूसरा है यहाँ पे साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम। और तीसरा यहाँ पे मिलता है हमें सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम महाराष्ट्र में है, ठीक है, वर्धा जिले में। तो सेवाग्राम हो गया है, कोचरब हो गया है, साबरमती हो गया है, सेवाग्राम हो गया है। कोचरब और साबरमती एक ही है, ये दोनों एक ही आश्रम है, ठीक है। तो अब समझते हैं क्या है इनमें एकता। देखो एक्चुअली जब कोचरब में आश्रम स्थापित करवाया गया, तो एक बात वहां पे एक शुरुआती समय में हम पढ़ते हैं कि 1915 में कोचरब में आश्रम स्थापित करवाया। अहमदाबाद के पास में एक गांव है कोचरब नाम का, इस कोचरब नाम के गांव में इसको स्थापित करवाया गया था, इस वजह से इसका नाम कोचरब आश्रम है। यहाँ पे गांधी जी ने सत्य की बात सिखाई। जैसे पहले फीनिक्स आश्रम में सादा जीवन, आत्मनिर्भरता सिखाया, दूसरे आश्रम में उन्होंने क्या सिखाया? दूसरे आश्रम में सिखाया सामूहिक रहना, ठीक है, समूह में काम करना। तीसरे आश्रम में उन्होंने सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे 11 व्रतों का पालन करना सिखाया, ठीक है। इसी आश्रम की कहीं ना कहीं यहाँ पे बाद में रिलोकेशन होती है, और इसी आश्रम को भारत में बाद में कहाँ पे स्थापित करवाया जाता है? कोचरब आश्रम को बाद में इसको कहां पे स्थापित करवाया जाता है?
कहीं ना कहीं यहाँ पे कहाँ पे स्थापित करवाया जाता है कोचरब आश्रम को, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे उसको बाद में साबरमती नदी के किनारे हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसमें शायद मिस हो गया है, इसको लिखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नोट डाउन कर लेना है, साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। तो अगले 1 से 1.5 साल बाद इसको लगभग उसी के कुछ महीने के अंतराल में 1915-16 के बीच में ही इसको हस्तांतरित करवा दिया जाता है। कहाँ पे? 1915-16 के बीच में ही हस्तांतरित करवा दिया जाता है कोचरब आश्रम को। कहाँ पे? साबरमती किनारे। तो आप ऐसे याद रखना कि कोचरब आश्रम जो है एक्चुअल में साबरमती आश्रम ही आगे जाकर के कहलाया। साबरमती नदी किनारे कहाँ पर है? ये भी अहमदाबाद में ही है, अहमदाबाद में, ठीक है। तो अगर इनकेस आ गया क्वेश्चन में कि कोचरब आश्रम गांधी जी का कहाँ पे था? अहमदाबाद में था। किस सन में स्थापित करवाया गया? 1915 में स्थापित करवाया। फिर आ गया साबरमती आश्रम, तो ये भी अहमदाबाद में था। कोचरब को इस ट्रांसफर करके कहाँ ले गए हम? अहमदाबाद, साबरमती नदी किनारे। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? फिर साबरमती आश्रम कहा गया। साबरमती आश्रम, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना। तो इसीलिए तो इनको साबरमती का आश्रम जो है साबरमती के संत कहा जाता है, क्योंकि साबरमती नदी किनारे उन्होंने सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया वहां पे अपने जो है अनुयायियों के साथ। बहुत बड़े बड़े जो 11 व्रत थे, महत्वपूर्ण 11 व्रत ही थे उनके, जो एकादश व्रत कहलाते हैं गांधी जी के। गांधी जी ने एकादश यानी 11 व्रत दिए, जिसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग जो सिद्धांत थे उनकी बात की है। तो इसमें उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया साबरमती के आश्रम में, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे साबरमती का आश्रम है ये, यहाँ पे स्थापित करवाया गया। ओके, अब नाउ हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक बात हमें समझ में आ जाती है कि कोचरब आश्रम चलो हो गया स्थापित साबरमती नदी किनारे। बाद में एक और आश्रम था, आपको पता होना चाहिए, वो है कौन सा आश्रम? यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे उसको, उसका नाम है सेवाग्राम, ठीक है। क्या लिखेंगे उसको? सेवाग्राम आश्रम, ठीक है। लिखो इसको, सेवाग्राम आश्रम को। सेवाग्राम आश्रम कहाँ है ये? सेवाग्राम आश्रम मिलेगा महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। कहाँ मिलेगा? वर्धा जिला, महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र में जिला में स्थापित करवाया गया था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य था नई तालीम या शिक्षा को लेकर के नई तालीम व्यवस्था की बात इन्होंने की थी। नई तालीम व्यवस्था या नई तालीम शिक्षा व्यवस्था की बात इन्होंने की थी, शिक्षा के उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। और शिक्षा भी कौन सी? तो मुख्य रूप से कौन सी शिक्षा की यहाँ पे बात की गई थी? यहाँ पे बात की गई थी कहीं ना कौशल आधारित शिक्षा की बात की थी, कौशल विकास वाली शिक्षा की बात की गई थी। कौशल विकास वाली शिक्षा, कौशल विकास हो, लोगों के बौद्धिक विकास हो, लोगों में व्यावसायिक शिक्षा का महत्व बढ़े, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे वर्धा से वो क्या करते हैं? जो छुआछूत है, ठीक है, छुआछूत के खिलाफ भी काम करते हैं। तो हरिजन सेवक, हरिजन सेवा को भी आगे आगे बढ़ाते हैं, हरिजन सेवा, ठीक है। हरिजनों के लिए जो सेवा का भाव है वो भी यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। तो ये बातें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये गांधी जी के आश्रमों का कहीं ना कहीं मुख्य उद्देश्य यहाँ पे रहता है। चलिए, हमने यहाँ पे गांधी जी के 2 आश्रम पढ़े। यहाँ पे कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका, जो कि था कौन सा? फिर से बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहला था फिनिक्स आश्रम, जो कि डरबन में था, जिसमें हमने क्या पढ़ा? डरबन में हमने पढ़ा 1904 में था, जिसमें हमने पढ़ा एक प्रकार से जो अलग अलग गतिविधियां होती हैं। कौन सी गतिविधियां? आत्मनिर्भरता की गतिविधि, सादा जीवन की गतिविधि, वो यहाँ पे सिखाई गांधी जी ने। उसके बाद टॉल्स्टॉय आश्रम में सामूहिक गतिविधियों को यहाँ पे सिखाया गया, जो कि 1910 में जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया। उसके बाद कोचरब आश्रम आपको पता है 1915 के आसपास लगभग स्थापित किया गया। बाद में इसको अहमदाबाद साबरमती नदी में शिफ्ट कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये क्या है, क्या कहलाया यहाँ पे? साबरमती आश्रम कहलाया 1915-16 के आसपास। उसी के बाद यहाँ पे फिर सेवाग्राम आश्रम स्थापित करवाया गया, जो कि महाराष्ट्र के वर्धा जिले में, जहाँ पे नई तालीम की, नई शिक्षा की बात की गई, कौशल आधारित शिक्षा की बात की, हरिजन सेवा की बात की गई। ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे गांधी जी का एक प्रकार से हमने जीवन देख लिया है कि उन्होंने आश्रम स्थापित करवाए, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे। तो ये हमारा हो गया है। गांधी जी की मृत्यु के बारे में एक बात अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, गांधी जी की मृत्यु का यहाँ पे उल्लेख करना बीच में जरूरी इसलिए है क्योंकि उसके बाद हम फिर किताबों पे जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें उनके व्यक्तित्व को लेकर के हमें समझ में आएंगी। जब गांधी जी को 1948 में उनके सामने एक व्यक्ति है, हत्यारा है, नाथूराम गॉडसे, जो उनको मार देते हैं। यहाँ पे जैसे उनके द्वारा मारा जाता है उस हत्यारे के द्वारा, तो गांधी जी के लिए यहाँ पे या उनके अनुयायियों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा झटका था ये, कि यहाँ पे इतने महान जो है क्रांतिकारी, इतने महान यहाँ पे दार्शनिक और इतने महान यहाँ पे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को क्या कर दिया जाता है? हत्यारे के द्वारा मार दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक झटका था, एक बहुत बड़ा एक रोष का विषय था, दुख का विषय था।
लेकिन यहाँ पे दुनिया इस घटनाक्रम को कैसे रिएक्ट करती है वो हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पे जानना जरूरी है। दुनिया के लिए क्या था ये कि गांधी जी को वो जिस अप्रोच में देखते थे, समझते थे, वो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही अतुलनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय था। गांधी जी को ज्यादातर लोग बहुत ही एक ऐसे पुजारी के रूप में, महात्मा के रूप में याद रखते हैं जिसने भारत को आजादी के लिए अपने जीवन को कहीं ना कहीं शुरू से लेकर के अंत तक पूरा का पूरा कहीं ना कहीं न्यौछावर कर दिया है। उन्होंने उस ट्रेन की घटना के बाद कभी ऐसा काम नहीं किया जिसके माध्यम से वो अपने व्यक्तिगत हितों को या व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करें। उन्होंने उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए काम किया, स्वराज की प्राप्ति के लिए काम किया, अपना उसी में पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। चाहे उनको लाठियां पड़े, चाहे कितनी भी गालियां पड़े, चाहे कितनी भी आलोचना हो, चाहे कितना भी उनके दंड भुगतना पड़े, जेल में डाला जाए, कितनी भी यातनाएं दी जाए, उन्होंने अपना पूरा जीवन किसके प्रति न्यौछावर कर दिया? देश के कल्याण को लेकर के, देश की आजादी को लेकर के, देश के स्वराज को लेकर के। अब यहाँ पे हमें समझना ये पड़ेगा कि नाथूराम गॉडसे यहाँ पे पुणे से आए थे, यहाँ पे नई दिल्ली के बिरला हाउस में हत्या कर देते हैं प्रार्थना मैदान में। तो ये पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई है वो नई दिल्ली में किस हाउस में हुई? तो बिरला हाउस में हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये कि उनके अंतिम शब्द क्या रहे, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो हेर हम आपको पता है कि ये अंतिम शब्द थे उनके। चलिए, अब यहाँ पे मृत्यु के बाद प्रतिक्रिया क्या आती है? प्रतिक्रिया ये आती है कि देखो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बात बोलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बात बोलते हैं कि गांधी जी के साथ हमारा जो एक प्रकाशमय जीवन था ना, उसमें क्या आ चुका है? अंधकार का युग आ चुका है। तो यहाँ पे गांधी जी के मृत्यु के बाद या उनकी हत्या के बाद नेहरू जी के द्वारा एक बहुत ही स्पेसिफिक बात बोली जाती है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है। वो है कि गांधी के गांधी की हत्या, गांधी जी की हत्या या बापू की हत्या, जनरली बापू बोलते थे, बापू की हत्या एक प्रकार से क्या है? बापू की हत्या हमारे जीवन से प्रकाश का चला जाना है, प्रकाश का चला जाना है। तो इस तरीके की बातें इन्होंने बोली थी, प्रकाश का चला जाना है और क्या आना है? चला जाना है और अंधकारमय स्थिति पैदा होना। ठीक है, अंधकारमय, तो अंधकारमय स्थिति आना, इस तरीके की इन्होंने क्या है एक शब्दावली या फिर इस तरीके की कथना जो है चीजों को यूज किया था। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी एक स्टेटमेंट आता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि दुनिया को या आने वाली पीढ़ी को, आगे आने वाली भावी पीढ़ी को यहाँ पे भरोसा नहीं होगा। आगे आने वाली भावी पीढ़ी यानी भविष्य की पीढ़ी को भरोसा या विश्वास नहीं होगा कि एक हाड़ मांस का बना हुआ पुतला, हाड़ मांस के समान, एक कुछ ही यहाँ पे हाड़ और मांस के समान यहाँ पे कठपुतली या फिर पुतला, जो भी इन्होंने शब्द यूज किया हो, वो पुतला भी बोल सकते हैं, कठपुतली बोल सकते हैं, कि हाड़ मांस का बना हुआ पुतला, लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे कि हाड़ मांस के बने पुतले ने देश को कहीं ना कहीं आजादी दिला के रख दी। इस देश को आजादी दिलाने में इस हाड़ मांस के पुतले का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रकार से तारीफ के रूप में, अच्छाई के रूप में यहाँ पे देते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी को भरोसा नहीं होगा कि हाड़ मांस से बने पुतले ने, हाड़ मांस के समान, ठीक है, समान, माफ कीजिएगा, ये समान पुतले ने देश को आजादी दिला दी है ना, पुतले ने देश को आजादी, ठीक है, दिला दी। ठीक है, तो ये यहां पे बात आपको पता होना चाहिए। इस तरीके की बात यहाँ पे देखी जाती है, इस तरीके की बात यहाँ पे समझी जाती है और यहाँ पे भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। अब अगला इस यहाँ पे बात आती है डॉक्टर स्टैनली जोन्स का। स्टैनली जोन्स यहाँ पे एक अमेरिकी लेखक हैं। इनके द्वारा क्या कहा जाता है कि गांधी जी की जो हत्या है, ठीक है, गांधी जी की जो हत्या है वो शारीरिक रूप से हो गई है, या गांधी जी के शरीर तो मर गया है, गांधी जी का शरीर तो मर गया है, गांधी जी की शारीरिक रूप से तो हत्या कर दी गई है, लेकिन उनके विचारों को कहीं ना कहीं अब क्या बना दिया है? अमर बना दिया है। उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे, उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। विचार तो हमेशा क्या रहेंगे? अमर रहेंगे। तो विचारों के मामले में वो हमेशा जिंदा रहेंगे,
हमेशा मृत्युहीन या फिर अमर रहेंगे। तो इस तरह की बातें स्टैनली जॉन्स भी कहते हैं। ये हमारे लिए कहाँ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आगे हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एनोटेशन को लेकर के बदलाव करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। एक मिनट। ठीक है, चलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हम कथन को हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसके पश्चात अब हम देखते हैं यहाँ पे किसके कथन के बारे में, किसके कथन को समझते हैं यहाँ पे। अब हम समझते हैं यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन के भी कथन को हमने समझ लिया यहाँ पे। इसके बाद अगला जो हमारा नाम आता है वो आता है किसका, आइंस्टाइन के बाद आता है स्टैनली जॉन्स का आता है। उसके बाद पुस्तकों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब पुस्तकों के बारे में डिस्कस करने के पहले आपको कुछ बातें पता होना चाहिए। कौन सी बातें? ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखें तो सबसे जरूरी बात यहाँ पे क्या हो जाती है, देखो इनके द्वारा बहुत सारी कुछ किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, जिनका हम मुख्य रूप से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किताबों का नाम जिक्र करेंगे और उनकी अंदर लिखी गई विषय वस्तु के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने हिंद स्वराज, मेरे सत्य के प्रयोग, ठीक है, बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं जिसके माध्यम से वो दुनिया को अपने राजनीतिक सिद्धांतों, अपने आर्थिक सिद्धांतों से परिचित कराते हैं। इंडियन ओपिनियन जैसे, ठीक है, हरिजन सेवक, ठीक है, हरिजन सेवक, इन सब पत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है, इनसे क्या करवाते हैं, दुनिया को रूबरू करवाते हैं किस प्रकार से वो सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, किस तरीके से उन्होंने राजनीतिक जो गलियारों में एक यथार्थवादी व्यवस्था है, थोड़ी सी क्या है, शक्ति आधारित व्यवस्था है, उसको संतुलित करके थोड़ा सा आदर्शवात्मक व्यवस्था की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। देखते हैं इसमें हिंद स्वराज नाम की किताब में वो क्या करते हैं। हिंद स्वराज नाम की किताब में, ठीक है, माफ कीजिएगा ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आ रही है इसमें, चलिए चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ये मैं चेक कर रहा हूँ कि क्लियर प्रॉपर किस में दिख रहा है ना, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा इंटरप्शन हो रहा है यहाँ पे। चलिए इसके बाद देखो पुस्तकों के बारे में अगर हम बात करें तो हिंद स्वराज पहली किताब आती है। इसका नाम याद रखो, 1909 में लिखी गई है। कब लिखी गई है? जब महात्मा गांधी जी लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते वक्त उनको कुछ विचार कहीं ना कहीं उनके मन में उद्भूत होते हैं या उनका कहीं ना कहीं पुनरुत्पादन होता है। तो इस प्रकार से वो जब सोचते हैं, समझते हैं, यात्रा के समय महीनों की यात्राएं होती थी उस जमाने में, लंदन से दक्षिण अफ्रीका आ रहे हैं, पूरा पूरा एक बहुत बड़ा समुद्र पार करके आना है, अटलांटिक के नॉर्थ से अटलांटिक के साउथ में आना है उनको। तो इससे सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक उन्होंने एक रचना की है और पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करते हैं। इसमें इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं, ब्रिटिश संसद को बुराई करते हैं, ब्रिटिश संसद को वैश्य बांझ के समान यहाँ पे उसकी तुलना करते हैं, पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं, पश्चिमी पूंजीवाद की आलोचना करते हैं, पश्चिमी औद्योगिकरण की आलोचना करते हैं, पश्चिमी यहाँ पे मशीनीकरण की आलोचना करते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए किस तरीके से उन्होंने दुनिया को बताया कि पश्चिमी सभ्यता किस हिसाब से बुरी हो जाती है। फिर साथ में वो अपने दर्शन को भी देते हैं, दुनिया को बताते हैं कि मैं यहाँ पे या भारतीय दर्शन किस तरीके से यहाँ पे आगे जो है एक सही राह दिखा सकता है। साथ में उन्होंने एक सत्य के प्रयोग नाम की किताब लिखी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। हिंद स्वराज को और डिटेल में डिस्कस हम अगली स्लाइड में करेंगे। पहले हम एक बार आपको लिस्ट बताए थे कौन कौन सी किताब इनके द्वारा लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ उनकी आत्मकथा है। इसमें वो क्या बोलते हैं, 1927 में जब यारवदा जेल में उन्होंने ये लिखी थी
तो मूल रूप से गुजराती में लिखी थी, बाद में फिर उसको हिंदी, अंग्रेजी वगैरह भाषा में आपको देख सकते हो। फिर उसके बाद इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में ये किताब उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें गांधी जी ने भारत के लिए अपने सपनों और विचारों का संकलन किया कि मैं भारत को किस रूप में देखना चाहता हूँ, मेरा सपना क्या है, मैं भारत को कहाँ देखना चाहता हूँ, मेरा आदर्श भारत कैसा होगा, कुटीर उद्योग वाला होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला होगा, आपको पता है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और सपनों के भारत को यहाँ पे लिखते हैं, इंडिया एज ऑफ या इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, भारत मेरा क्या होगा, किस तरीके का होगा, इस बातें यहाँ पे आपको मिलेगी देखने को। इसके बाद भारत को लेकर के या फिर हम कहें तो भारत में जो हो रहे आंदोलन है उनको लेकर के कुछ यहाँ पे अलग अलग सिद्धांत उनके द्वारा दिए जाते हैं, नॉन वायलेंस का, पीस का, वॉर, पीस एंड वॉर सिचुएशन में कैसे आपको नॉन वायलेंस अपनानी है। तो ये जो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का एक तरीका है, इस अहिंसा के तरीके को बहुत डिटेल में उन्होंने इस किताब में समझाया है। याद रखना, अहिंसा के तरीके को, नॉन वायलेंस इन पीस एंड वॉर, ये पुस्तक शांति और युद्ध के दौरान कौन कौन सी हिंसा अपना सकते हो, अहिंसा अपनाई जाती है, कौन कौन सी हिंसा अच्छी होती है, कायरता के समय की गई अहिंसा भी हिंसा से बुरी होती है। तो कायरता पूर्ण तरीके से हमें क्या करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब एक प्रकार से कोई बुरी परिस्थिति आती है और ऐसे में हम वहां पे बात करते हैं नहीं हमें तो हिंसा नहीं करनी है, तो ऐसे में ये की गई अहिंसा भी हिंसा से बुरी है, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाई है। इसके बाद हम बात करते हैं गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। याद रखना, गोखले एंड माय पॉलिटिकल गुरु किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। किताब कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के जो गुरु रहे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके साथ अपने संबंधों, उनके प्रभाव का वर्णन किया है। वो हम पढ़ेंगे कि गांधी जी के ऊपर उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, कि गांधी जी किस प्रकार से अहिंसात्मक हुए हैं, गांधी जी किस प्रकार से यहाँ पे सत्याग्रही हुए हैं, है ना। ये हमें प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी किताबें आप नाम पढ़ सकते हो, खादी आत्मनिर्भरता को लेकर के लिखी गई है। भारत के औद्योगिकरण में किस प्रकार से एक जो है चरखे का योगदान हो सकता है, वो यहाँ पे सर्वोदय, सभी के उदय की बात की गई है कि अंतिम जो है व्यक्ति भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबका उदय होना चाहिए, सबका बराबर तरीके से यहाँ पे विकास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सत्याग्रह की बात हमें देखने को मिलेगी। सत्य का आग्रह करना, मन वचन कर्म से हमें क्या करना चाहिए, अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात को रखना चाहिए, उसको मनवाना चाहिए, ठीक है। ना कोई हिंसा का सहारा लेना चाहिए, ना कोई उपद्रव का सहारा लेना चाहिए, ठीक। इसके बाद गीता बोध, गीता का जो उन्हें बोध हुआ उसको उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की। गीता में खासतौर पर जो स्थित प्रज्ञता है, स्थित प्रज्ञता है, इसका ज्ञान उन्होंने कैसे लिया, स्थित प्रज्ञता, इस सब की बातें आपको मिलेंगी। गीता को उन्होंने अपनी दूसरी माँ कहा है। क्या माँ कहा है, ये उनकी दूसरी माँ है। इस प्रकार के टाइटल से वो नवाजते हैं गीता को, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो गीता में लिखी हैं, ठीक है। अब आता है गांधी जी की अलग अलग पत्र पत्रिकाएं, इनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं इन्होंने लिखी हैं गांधी जी की। जैसे एक हरिजन सेवक देख सकते हो आप, ये पत्रिका गांधी जी की थी, हरिजन को लेकर के दिख रही है आप लोगों को। इस प्रकार की पत्रिकाएं अंग्रेजी भाषा में उनके द्वारा लिखी गई हैं। इसकी बात यहाँ पे हम अगर सबसे पहले करें तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक थी जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। उसके बाद उन्होंने हरिजन लिखा, कब लिखा, 1933 में लिखा, शुरू की गई थी। और इसमें समाज के हाशिए पर पड़े लोग जो समाज में बहुत पिछड़ गए हैं, समाज में बहुत पिछड़ी स्थिति में है, या निचले समझे जाने वाले कैटेगरी या निम्न समझे जाने वाली कैटेगरी से आते हैं, तो उनके पुनरुत्थान के लिए, उनके कहने के कल्याण के लिए, उनके हक और अधिकारों को लड़ने के लिए, उनको जागरूक कराने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी या ये पत्रिका लिखी है। इसका प्रकाशन करवाते थे। तो गांधी जी ने ऐसे लोगों को जो बहुत ही हाशिए पे हैं, पिछड़े हैं, दलितों की कैटेगरी में आते हैं, निम्न समझे जाते हैं, उनको हरिजन जैसे शब्द से पुकारा है। इसलिए ये पूरा का पूरा उनके उत्थान के लिए समर्पित है, हरिजन। तो नवजीवन, नवजीवन जो है ना गुजराती में लिखा गया है। उनके जन मन तक पहुंचाने का जो प्रयास है ना, विचारों को हर एक व्यक्ति तक यहाँ पे पहुंचाना है। तो हमें यहाँ पे क्या है, नवजीवन पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन को लेकर के हमें एक बात पता होना चाहिए, समाचार पत्र जो है ना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए लिखा था। तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा, सबसे पहला है अगर हम बात करें तो यही हो जाएगा, क्योंकि शुरुआती उन्होंने जो कर्म अपना किया था, या कर्म भूमि थी जो शुरुआती, वो उनकी दक्षिण अफ्रीका थी। वहां पे वो इतने सारे अलग अलग आंदोलन चलाते हैं, उसी के मद्देनजर उन्होंने इंडियन ओपिनियन चलाया था, जिसमें उन्होंने भारतीय लोगों को जागरूक किया था। चलिए, इसके बाद वहां पे उन्होंने इसके बाद हमें जानना जरूरी हो जाता है कि इतने सारे पत्र पत्रिकाओं में हमें यहाँ पे अब सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है वो याद रखनी है, वो है हिंद स्वराज। इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें जो लेखन है और विषय वस्तु है वो पूछी जा सकती है और पूछी गई है। तो इसलिए मैंने इन चीजों को ऐड किया है कि आखिर हिंद स्वराज में कौन सी बातें ऐड की गई हैं। तो हिंद स्वराज आपको पता होना चाहिए 1909 में वो लिखते हैं।
जब लंदन से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की यात्रा कर रहे होते हैं तो दक्षिण अफ्रीका लौट रहे होते हैं, तब इस वक्त वो क्या करते हैं, एक जहाज पे रहते हैं, VSS क्लिंटन नाम के जहाज पर। इस जहाज पे, पानी के जहाज पर यात्रा कर रहे होते हैं, महीनों की यात्रा है, 4-5 महीने लग जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने किताब ही एक लिख दी जिसमें उन्होंने अपने पूरे विचार संकलित कर दिए। अब जब वो वापस आ रहे होते हैं तो मुख्य रूप से जब ये किताब लिखते हैं तो अपनी मातृभाषा में लिख देते हैं, क्योंकि उसमें लिखना बहुत ईजी होता है। बाद में अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, ठीक है, ये काम का नहीं है। गांधी जी ने यहाँ पे आखिर आलोचना किसकी की है, देखो इसमें काम का ये है जो एग्जाम में पूछा गया है। देखो, हिंद स्वराज में सबसे पहली बात तो है, आलोचना की गई बड़े उद्योग। अब बड़े उद्योगों में क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या ये कि बड़े उद्योगों में आधारित होते हैं पूंजीवादी व्यवस्था से, और पूंजीवादी व्यवस्था पूरी की पूरी जो पश्चिमी पर आधारित है, पश्चिमी अर्थशास्त्र पे आधारित है, पश्चिमी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा क्या है, शोषणकारी होते हैं। एक व्यक्ति से 18-18, 20-20 घंटे काम करवाना, उसको एक मशीन के रूप में यहाँ पे देखना, वैज्ञानिक तरीकों से आप क्या करो, उसके जो है दैनिक दिनचर्याओं का संचालन करो, तो जो कि क्या है, एक मशीन के रूप में नहीं हो सकता है उसका काम। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति से हमें क्या है, एक मानवता का व्यवहार करना चाहिए, मानवता के एक तरीकों को अपनाना चाहिए। यहाँ पे साथ में पर्यावरण के संतुलन की बात भी की गई है। तो उन्होंने ऐसे भारी बड़े उद्योगों का विरोध किया है, और यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे निचले स्तर पे जाकर के बोला है कि हमें कुटीर उद्योग, लोगों के यहाँ पे एक प्रकार से जो उनकी कुटीर लघु उद्योग हैं, छोटे सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको यहाँ पे वापस से ऊपर उठाने का काम करना चाहिए। तो इस प्रकार की अप्रोच में वो बड़ी उद्योग का विरोध करते हैं, मशीनीकरण का विरोध करते हैं, साथ में पाश्चात्य वाणिज्य व्यापार के तरीके हैं। पाश्चात्य वाणिज्य व्यापार के तरीके क्या है, साम्राज्यवाद की ये क्या करते हैं, यहाँ पे आलोचना करते हैं। इसमें होता क्या है, पश्चिम के ज्यादातर देश क्या करते हैं, गरीब देशों के संसाधनों को लूटते हैं, अपने देशों को उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रसंस्कृत करते हैं, और वापस से उन्हीं गरीब देशों के बाजार में बेच देते। तो वहां से संसाधन भी सस्ते दामों पे ले लिए, और वहां पे ही सामान बेच करके वहां से पैसा, मुद्रा भी प्राप्त कर ली। तो ऐसे में ये जो चक्र है ना, ये निर्भरता का सिद्धांत जो है, ये बहुत घातक होता है, और ऐसे में देश डूब रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। एक अगर देश को हमें अगर आजाद करना है तो सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद नहीं करना है, आर्थिक रूप से भी आजाद करना है भारत को, खासतौर पे सामाजिक रूप से भी आजाद करना है ना। तो गांधी जी सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद नहीं चाहते थे। बाकी आप विचारकों को पढ़ो, बाकी आप राजनेताओं को पढ़ो, तो वो सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकल जाएगा, अंग्रेज सिर्फ बाहर, देश के बाहर निकल जाएंगे, हमारा राज हमारे लोगों को मिल जाएगा, तो ये आजादी हो जाएगी। नहीं, गांधी जी बहुत गहरा सोचते थे। वो सोचते थे कि हम अगर अंग्रेजों को भगा भी देंगे तो भी हमारे देश की दुर्दशा ऐसी ही बनी रहेगी, हम वैसे ही गरीब रहेंगे, हम वैसे ही यहाँ पे जूझते रहेंगे अपनी समस्याओं से, वही जाति वाली समस्याओं से, वही अपनी निम्न अमीर और गरीब की समस्याओं से, वही धर्म की समस्याओं से, वही लिंग की समस्याओं से। तो ऐसे में हमें राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आज़ादी भी चाहिए। और वो कब होगी, उसके लिए हमें बहुत अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम वर्ण व्यवस्था को सुधार सकते हैं, हम कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो अपना संसाधन वहां दूसरे देशों को भेज रहे हैं ना, वो जाना रुक जाएगा, वो हमें वास्तविक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा, और हम तब जाके असलियत में स्वतंत्र होंगे। ये बात यहाँ पे उनके द्वारा समझाई जाती है इस हिंद स्वराज नाम की किताब में। और पश्चिमी सभ्यता और ब्रिटिश संसद को बहुत ही कड़ी तरीके से फटकार लगाते हैं और बहुत बुरी आलोचना करते हैं। ब्रिटिश संसद को तो वो पता है क्या बोल देते हैं, यहाँ पे बांझ के समान बोल देते हैं। बांझ जैसे एक, हम महिला को बोलते हैं ना कि बांझ मतलब वो महिला होती है जो गर्भ धारण नहीं कर सकती है ना। तो वो कहते हैं कि ब्रिटिश संसद भी उसी समान है जो कभी न कहीं ना कहीं उत्पादक सिद्ध नहीं होती है, कोई उत्पादन नहीं कर पाती है, कोई प्रोडक्टिव यहाँ पे काम नहीं कर पाती, बस बहस के लिए इससे काम करवा लो, उसके अलावा कोई ऐसा अच्छा काम नहीं कर पाती है ये। जैसे एक बांझ महिला कहीं पुत्र या फिर पुत्री की जो है जन्म में योगदान नहीं दे पाती है, वैसे ही यहाँ पे एक संसद को एक और बात बोली गई कि वैश्या को लेकर के, कि वैश्या के जैसे विचार हर एक व्यक्ति को लेकर के कैसे होते हैं, बदलते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति आए उसके पास, वहां पे वो उसको कहीं ना कहीं सकारात्मक विचारों से ही देखती है। तो वैसे ही ये संसद कि चाहे कोई भी विचारधारा है, कोई भी व्यवस्था है, बस अपने स्वार्थ के लिए क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या होती है, संसद यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग काम करने लगती है। तो इससे इस प्रकार से इन्होंने वैश्या से तुलना की है। बताइए, तो वैश्या और बांझ से तुलना किसी करते हैं, ब्रिटिश संसद ही करते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है, खासतौर बांझ वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हिंद स्वराज के कुछ फैक्ट थे। इसके बाद हिंद स्वराज में एक और बात हमें देखने को मिलेगी, वो है स्वराज और सभ्यता पर क्या गांधी जी बोलते हैं। इसी किताब में उन्होंने दो बातें और बोली हैं, वो और हम देखेंगे। स्वराज को लेकर गांधी जी ने, अब देखो हिंद स्वराज वर्ड है, तो हिंद में तो आप समझ जाओगे कि हिंदुस्तान की बात हो रही है। स्वराज में क्या वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्वराज शब्द से क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो अर्थ समझाते हैं केवल ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना हमारा उद्देश्य नहीं है,
सिर्फ हम ब्रिटिशर्स को भगा दें, एक अंग्रेज देश में ना बचे, तो क्या ये आजादी कहलाएगी क्या? है ना? हमारे देश में अगर अंग्रेज रुक भी जाते हैं और लेकिन अगर हमें स्वराज मिल गया तो वो हमें ज्यादा अच्छा होगा। बात समझ में आई? हमारे देश में अगर विदेशी कोई रुक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश में स्वराज होना चाहिए। स्वराज मतलब क्या? स्वराज मतलब ये होता है कि सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को भगाना नहीं है यहाँ पे, बल्कि स्वयं का यहाँ पे क्या होना चाहिए? शासन, और स्वयं पर स्वयं का शासन होना चाहिए। ये कब आएगा? जब हम सामाजिक रूप से एक व्यक्ति को जाति के बंधन से मुक्त करेंगे। अभी वो जाति के बंधन से मुक्त नहीं है, तो वो क्या है? वो स्वयं पर शासन कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। बात समझ में वाली है? हिंदू स्वराज में यही तो बातें हैं कि एक व्यक्ति आर्थिक रूप से गुलाम है क्योंकि उसको दास बना रखा है, एक व्यक्ति जातिगत रूप से गुलाम है क्योंकि उसको शूद्र कैटेगरी में डाल रखा है या वैश्य कैटेगरी में डाल रखा है, एक व्यक्ति कहीं ना कहीं लैंगिक रूप से गुलाम है क्योंकि वो महिला है। ये ऐसी बातें बोल करके यहाँ पे गांधी जी ये सिद्ध करना चाहते कि राजनीतिक रूप से हमें आजादी नहीं चाहिए, हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें चाहिए किस प्रकार से आजादी, किस प्रकार से स्वराज चाहिए? हमें हमें मानसिकता से भी हमें आजाद होना है। कौन सी मानसिकता? वही जाति आधारित मानसिकता, ठीक है, वही वर्ण व्यवस्था में जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था है उसकी उसकी उस प्रकार की जो एक गलत मानसिकता है उससे आजाद होना है। हमें लैंगिक भेदभाव की मानसिकता से आजाद होना है। हमें अमीर गरीब की जो एक खाई बनी हुई उससे आजाद होना है। ये है स्वराज, ये है खुद पे शासन, ये स्वयं पर शासन होता है। जब एक व्यक्ति इन सभी जटिलताओं से, इन सभी समस्याओं से निकल करके जब वो खुद के शासन को खुद के तरीके से लागू कर पाता है तो वो है स्वराज, है ना? ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्वराज को यहाँ पे राजनीतिक तक सीमित नहीं किया गया है, यहाँ पे राजनीति तक सीमित नहीं किया गया, यहाँ पे उसको आर्थिक भी तत्वों तक सीमित किया गया, आर्थिक तत्वों, है ना, सामाजिक तत्वों और कहेंगे यहाँ पे सांस्कृतिक तत्वों, धार्मिक तत्वों तक भी फैलाया गया, विस्तृत किया गया है। उन्होंने इसमें सत्याग्रह की बातें बोली हैं, आत्मबल को बढ़ाने की बात बोली, स्वदेशी तकनीक को बढ़ाने की बात बोली है। सत्याग्रह के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? सत्याग्रह के माध्यम से अहिंसा को प्रदर्शित करें कि हाँ अहिंसा के तरफ जाएंगे, यानी कि समाज में सौहार्द बना रहेगा। आत्मबल यानी कि आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की, खुद की हमें आत्मनिर्भरता बढ़ाना चाहिए। हमें किसी और से अपने कार्य नहीं करवाना चाहिए, हम किसी और को गुलाम बनाने के हकदार नहीं होते हैं। मानव, एक मानव दूसरे मानव को गुलाम बना रहा है तो ये क्या है? मानवता के खिलाफ है। या आप कितने भी अमीर हो, आपका कोई हक नहीं बनता कि अपने घर में नौकर लगा करके आप काम उससे करवाओ। आप कितने अमीर हैं, कितने ताकतवर हैं, ये इससे साबित नहीं होता कि आपके घर में कितने गुलाम हैं, कितने नौकर हैं, कितने दास हैं। आप कितने अमीर हैं ये इससे सिद्ध होता है कि आप अपने काम कितने बखूबी तरीके से आत्मनिर्भर होकर के कर पा रहे हो। ये होती है अमीरी आपकी, आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे समृद्धता। साथ में वो स्वदेशी की तरफ यहाँ पे आर्थिक रूप से आजाद होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अहिंसा के माध्यम से राजनीतिक आजादी, आत्मनिर्भरता के माध्यम से भी हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो एक संकीर्णता है समाज में, जो एक समस्या है उस सामाजिकता से, उस सामाजिक कुरीतियों से आजादी, जो हम कहते हैं ना कि दास बनाने, इन प्रकार की रूढ़िवादी कुरीतियों से हम आजाद हो जाएंगे और स्वदेशी के माध्यम से हम आर्थिक आजादी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है स्वराज की कुंजी। सभी प्रकार की स्वराज की बात की गई है, एक प्रकार की स्वराज की बात नहीं की गई। सामाजिक स्वराज, आर्थिक स्वराज, राजनीतिक स्वराज, सांस्कृतिक स्वराज, लैंगिक स्वराज, धार्मिक स्वराज, सब प्रकार के स्वराज की यहाँ पे बात करते हैं वो। गांधी जी यहाँ पे बोलते हैं कि ब्रिटिश राज को आधुनिक सभ्यता यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन के रूप में देखते थे। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को पाश्विक सभ्यता बोल दिया है कि पश्चिमी सभ्यता क्या होती है? पशु के समान होती है। पशु जैसे रहते हैं ना कि पशु एक प्रकार से ये नहीं देखते कौन हमारा क्या है, ना तो उनको रिश्तों का महत्व पता है, ना आर्थिक गतिविधियों का महत्व है। उनका सिर्फ और सिर्फ काम क्या होता है? पाश्विक, देखो पशुओं का काम क्या होता है? लाभ कमाना, कैसे मुझे ज्यादा मिल जाए खाने को, कैसे मुझे रहने को मिल जाए, बाकी चाहे मर जाए, जिए मरे फर्क नहीं पड़ता। पशुओं का यही प्रवृत्ति होती है, अपना पेट भरना। वैसे ही ब्रिटिश या पाश्चात्य संस्कृति कैसी है? लाभ पर आधारित है, अपने फायदे पर आधारित है, फायदा देखती है, नुकसान किसी का हो फर्क नहीं पड़ता। ये जो है संस्कृति, ये बहुत बुरी संस्कृति है। इसको बोलते हैं एक प्रकार से उपभोक्तावादी संस्कृति, मटेरियलिज्म वाली संस्कृति, बस यूज करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति होती है ये। तो इसका वो विरोध करते हैं कि भारत में अगर ऐसी संस्कृति आ गई तो ये तो भारत को कहीं ना कहीं अंग्रेज चाहे कितने भी आ जाएं, चले जाएं और कभी मतलब कितने पहले भी छोड़ जाएं, अगर हम ये संस्कृति को अपना लेंगे ना, ये इस प्रकार के यूज करने की, इस प्रकार से बर्बाद करने की चीजों को, संसाधनों का दुरुपयोग करने की संस्कृति को, है ना, एक दूसरे के साथ हम गुलामी का बर्ताव करते हैं, तो वो संस्कृति को अगर हम त्याग देना तो ये वास्तविक आजादी होगी हमारे लिए। तो नैतिक दिवालियापन की उन्होंने संज्ञा दी है यहाँ पे कि पश्चिमी सभ्यता जो होती है वो किस प्रकार से होती है, वो एक पाश्विक सभ्यता है और नैतिक दिवालियापन उसमें मिलता है। तो पूछ सकता है पाश्विक सभ्यता का और नैतिक दिवालियापन का यहाँ पे तुलना किसने
किससे की है? तो गांधी जी ने किससे की है? पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता से की है। औद्योगिकरण को लेकर के क्या विचार थे? उन्होंने औद्योगिकरण को लेकर के, मशीनीकरण को लेकर के आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता का क्या किया है? अभिशाप माना है उन्होंने। मशीन को सांप की पिटारी कहा है, जहां पाप के सिवाय कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। जैसे सांप की पिटारी होती ना, उसको खोलोगे तो वहां पे सांप ही सांप निकलेंगे, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो औद्योगिकरण है या मशीनें हैं, ये जरूर दिख रही हैं अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लोगों को ये खा जाएंगे, हमारे लोगों के रोजगार को खा जाएंगे। तो इस प्रकार की अप्रोच थी उनकी। वो मशीनों के खिलाफ थे, मशीनीकरण के खिलाफ थे। यहाँ पे ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं, गांधी जी पर और क्या प्रभाव पड़ता है अलग अलग लोगों का, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर अपने जो है डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि देखो प्रभाव के मामले में आपको डेप्थ पकड़नी पड़ेगी और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इवन किताबों से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अगर बनेंगे तो वो भी इस प्रकार से बनेंगे कि हिंद स्वराज में जो बात बोली गई वो किससे प्रभावित होकर के बोली गई है। कोई भी बात कही गई तो प्रभाव किस पे, जैसे टॉल्स्टॉय का प्रभाव, थोरो का प्रभाव, जॉन रस्किन का प्रभाव, अलग अलग लोगों के क्या प्रभाव पड़े, इन सब कुछ, गीता का क्या प्रभाव पड़ा है, अरस्तु प्लेटो का क्या प्रभाव पड़ा है, अलग अलग धर्म ग्रंथों का क्या प्रभाव पड़ा है, अलग अलग यहाँ पे वैदिक पौराणिक ग्रंथों का क्या प्रभाव पड़ा है। तो इन सब की बातें हमें क्या है कलेक्टिव वे में अलग लेक्चर में कवर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हम यहीं पे अपने जो डिस्कशन को समाप्त करते हैं। आगे जो है डिस्कशन होगा हमारा कि प्रभाव गांधी जी पर किन किन का पड़ा है। जैसे हम यहाँ पे गोखले जी का हम यहाँ पे उल्लेख करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे अलग अलग और भी विचारक जो है इनके ऊपर, जैसे ये थोरो है, जॉन रस्किन है, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जो है विचारकों की अलग अलग प्रभाव पड़े हैं। उसके बाद हम पूरे के पूरे गांधी जी के 12-13 ऐसे राजनीतिक विचार हैं जो सिलेक्टिवली मैंने उसकी पीपीटी बना ली है, कंटेंट बना ली, उसको ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आपको सामाजिक और यहाँ पे आर्थिक तत्वों को लेकर के वो क्या सोचते थे और वो किस माध्यम से, किस चीज से अलग थे, अलग अलग विचारधाराओं से। जैसे अगर हम राजनीतिक रूप से कहें तो राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा अंतर गांधी और अंबेडकर के रूप में, अंबेडकर के बीच में देखने को मिलता है। उनके बीच में बहुत सारे क्लैशेस रहते हैं हर एक चीज को लेकर के, तो उनका अंतर करेंगे। उसी के बाद हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे गांधी जी का अलग अलग विचारधाराओं से, आदर्शात्मक विचारधारा, रामराज की विचारधारा, अराजकतावादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा से वो कैसे मेल खाते हैं या कैसे वो अलग हैं, भिन्न है। तो इन सब का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद।